स्वागत है। कभी सोचा है कि दार्जिलिंग में उगने वाली चाय की पत्ती का हिमालय के बनने से कोई गहरा संबंध हो सकता है? या फिर मुंबई की नमी का अमेज़न के जंगलों से कोई रिश्ता है क्या? ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन आज हम पृथ्वी की इसी छुपी हुई कहानी पर बात करेंगे, जहां सब कुछ पहाड़, नदियां, हवा और जीवन एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये एक वैज्ञानिक हकीकत है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, पृथ्वी की प्रक्रियाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट, कुछ अकादमिक लेख और नई टेक्नोलॉजी पर विश्लेषण, वे सब इसी एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। किस पॉइंट की तरफ? कि हमारा ग्रह एक बेहद जटिल और इंटरैक्टिव मशीन है। बिल्कुल। और इसी मशीन को समझने का एक विज्ञान भी है, जियोमॉर्फोलॉजी। मतलब ये समझना कि हमारी धरती की सतह कैसे बनती है, कैसे बदलती है। तो आज का हमारा मिशन है इन स्रोतों की मदद से ये समझना कि धरती की जमीन, पानी और हवा आपस में कैसे संपर्क करते हैं, और सबसे जरूरी, इंसान इस पूरी कहानी को कितनी तेजी से बदल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो स्रोतों में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। हम सब ने स्कूल में पृथ्वी के हिस्सों के बारे में पढ़ा है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। हाँ बिल्कुल। लेकिन स्रोत कहते हैं कि हम अक्सर इन्हें अलग अलग देखने की गलती करते हैं। असल में इन्हें एक टीम की तरह देखना चाहिए। तो ये चार खिलाड़ी कौन हैं और ये एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये चार मंडल यानी स्थल मंडल, जो हमारी जमीन और चट्टानें हैं, लिथोस्फीयर। हाँ, फिर जल मंडल यानी सारा पानी, हाइड्रोस्फीयर, फिर वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, और आखिर में जैव मंडल यानी बायोस्फीयर। मतलब हर जीवित चीज बात करते हैं। मतलब एक में हुआ कोई बदलाव बाकियों को भी प्रभावित करता है। सीधे तौर पर स्थल मंडल में ज्वालामुखी विस्फोट का एक क्लासिक उदाहरण दिया गया है। ये स्थल मंडल की एक घटना है। सही। धरती फटती है और लावा बाहर आता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, तो इसका असर सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं रहता होगा। जब ज्वालामुखी फटता है तो भारी मात्रा में राख और गैस हवा में फैल जाती हैं। बिल्कुल। तो इसका हमारे मौसम पर क्या असर पड़ता है? वो राख और सल्फेट के कण वायुमंडल में फैलकर एक तरह की चादर बना देते हैं। ये चादर सूरज की रोशनी को रोकती है, जिससे पूरी दुनिया का तापमान कुछ समय के लिए गिर सकता है। वाह! तो स्थल मंडल की एक घटना ने वायुमंडल का मिजाज बदल दिया। और ये सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं रहता होगा। वो राख आखिरकार नीचे तो आएगी ही। हाँ, और जब वो नीचे आती है तो नदियों, झीलों और महासागरों में मिल जाती है, यानी जलमंडल में। तो पानी की केमिस्ट्री भी बदल जाती होगी। बिल्कुल। पानी ज्यादा एसिडिक हो सकता है, जो समुद्री जीवन के लिए खतरनाक है। तो जमीन बदली, हवा बदली, पानी भी बदल लिया। तो इस चेन रिएक्शन का आखिरी पड़ाव तो फिर जीवन ही होगा, यानी जैव मंडल। उन पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ता है। बदला हुआ मौसम, एसिडिक पानी, इस सब मिलकर पूरे इकोसिस्टम को हिला देते हैं। तो एक ज्वालामुखी के फटने से चारों खिलाड़ी मैदान में उतर आए। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन ज्वालामुखी जैसी घटनाएं तो फिर भी एक सीमित इलाके में होती हैं। हिमालय जैसे विशाल पहाड़ों और पूरे के पूरे महाद्वीपों को कौन सी ताकतें बनाती हैं? यहाँ दो बहुत बड़ी ताकतें काम करती हैं। एक है पृथ्वी के अंदर की ताकत, उसकी अपनी गर्मी, जो प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाती है। और दूसरी? और दूसरी है बाहरी ताकत, सूरज की ऊर्जा, जो हमारे जलवायु और मौसम के सिस्टम को चलाती है। हमारी धरती की सतह इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच रस्साकशी का मैदान है। ओके, टेक्टोनिक्स। ये शब्द हम सबने सुना है, पर सच कहूं तो आज भी ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लगता है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? स्रोतों में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है। इसे ऐसे समझिए, जैसे उबलते हुए सूप के ऊपर कुछ बिस्किट तैर रहे हों। उबलते हुए सूप? हाँ, पृथ्वी का गर्म पिघला हुआ मैंटल वो उबलता सूप है, और हमारी जमीन के विशाल टुकड़े यानी टेक्टोनिक प्लेट्स उन बिस्किटों की तरह हैं। अच्छा, तो वो बिस्किट मतलब प्लेट्स खिसकती रहती हैं? हाँ, लगातार खिसकती रहती हैं, लगभग उतनी तेजी से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। इतनी धीमी गति से? लेकिन जब इतने बड़े टुकड़े टकराते होंगे तो उसका असर तो जबरदस्त होता होगा। मतलब भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब इन्हीं प्लेट्स के किनारों पर होते हैं। ज्यादातर एक्शन वही होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नई जमीन बनती है, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में। बिल्कुल। लेकिन जब वे टकराती हैं तो असली ड्रामा होता है, जैसे हिमालय के मामले में हुआ। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। हाँ, जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं तो जमीन ऊपर की ओर मुड़कर उठ जाती है
और हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बनते हैं। और अगर एक समुद्री प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराए तो भारी समुद्री प्लेट नीचे खिसक जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं और इसी वजह से प्रशांत महासागर के चारों ओर वो रिंग ऑफ फायर बना है। जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। समझ गया। स्रोतों में न्यूजीलैंड का एक उदाहरण दिया गया है जो दिखाता है कि कैसे ये बड़ी ताकतें और स्थानीय मौसम मिलकर कुछ बहुत ही हैरान करने वाला करते हैं। ये क्या मामला है? न्यूजीलैंड का मामला इस पूरी बातचीत को एक नए लेवल पर ले जाता है। वहां के दक्षिणी एल्प्स पर्वत टेक्टोनिक ताकतों की वजह से लगातार ऊपर उठ रहे हैं। ठीक है। लेकिन साथ ही ये ऊंचे पहाड़ नमी वाली हवाओं को रोकते हैं, जिससे उनके पश्चिमी ढलानों पर भयानक बारिश होती है। तो एक तरफ जमीन ऊपर उठ रही है और दूसरी तरफ बारिश उससे लगातार काट रही है। ये तो एक तरह का संतुलन हुआ, है ना? आमतौर पर हम यही सोचते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। बारिश इतनी ज्यादा होती है कि कटाव बहुत तेजी से होता है। अच्छा। नदियां और ग्लेशियर हर साल अरबों टन चट्टान और मलबा बहाकर समुद्र में ले जाते हैं। अब सोचिए, जब आप किसी भारी चीज के ऊपर से बहुत सारा वजन हटाते हैं तो क्या होता है? वो चीज थोड़ी ऊपर उठ जाती है, जैसे सोफे से उठने पर कुशन। एक मिनट, इसका मतलब क्या कटाव पहाड़ों को और ऊंचा बना रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये सुनने में जरूर उल्टा लगता है, लेकिन यही इस सिस्टम का सबसे हैरान करने वाला पहलू है। इसे अनलोडिंग इफेक्ट कहते हैं। अनलोडिंग इफेक्ट? हाँ, जब कटाव तेजी से पहाड़ों के ऊपर से इतना सारा भार हटा देता है तो नीचे की परतें, जिन पर दबाव कम हो गया है, और तेजी से ऊपर की ओर उठती हैं। तो मतलब यहाँ जमीन को उठाने वाली टेक्टोनिक ताकतें और उसे घिसने वाली जलवायु की ताकतें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक दूसरे को बढ़ावा दे रही हैं। ये एक अजीब सा फीडबैक लूप है। वाह, ये तो सचमुच अविश्वसनीय है। तो क्या दुनिया के अलग-अलग वातावरण जैसे रेगिस्तान या जंगल इसी तरह की जमीन और आसमान की बातचीत का नतीजा है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। यही बातचीत बड़े पैमाने पर दुनिया के बायोम बनाती है। बायोम? बायोम बड़े भौगोलिक इलाके होते हैं जहां एक जैसी जलवायु, पौधे और जानवर पाए जाते हैं। स्रोतों में बायोम, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावास के बीच का अंतर भी समझाया गया है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये बस स्केल या पैमाने का मामला है। इसे भारत के संदर्भ में समझते हैं। पूरा सुंदरबन डेल्टा एक बायोम है। ठीक है, एक बहुत बड़ा इलाका। उस बायोम के अंदर एक खास मैंग्रोव का जंगल, वो एक पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम है। और उस जंगल में एक खास पेड़ जिस पर एक बाघ आराम करता है, वो उस बाघ का पर्यावास या हैबिटेट है। बिल्कुल। बायोम, इकोसिस्टम, हैबिटेट, बड़े से छोटा। समझ गया। और इन बायोम का महत्व बहुत ज्यादा है। एक स्रोत बताता है कि सिर्फ लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के बायोम में ही दुनिया की 50% से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। 50% से ज्यादा। और अब इस पूरी कहानी में इंसानों की एंट्री होती है। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि हम इंसान अब खुद प्रकृति की एक शक्ति बन गए हैं। हाँ, हम अब सिर्फ दर्शक नहीं हैं, बल्कि इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। हम नदियों का रास्ता बदल रहे हैं, जलवायु को बदल रहे हैं। स्रोतों में पुराने बांधों को हटाने का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। ये दिलचस्प है। हम हमेशा बांध बनाने की बात सुनते हैं, उन्हें हटाने का क्या असर होता है? देखिए, बांध नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकते हैं और अपने पीछे भारी मात्रा में मिट्टी, पोषक तत्व और प्रदूषक जमा कर लेते हैं। सही। तो जब इन पुराने बेकार हो चुके बांधों को हटाया जाता है तो वो सारा जमा हुआ मलबा अचानक एक साथ नीचे की ओर बह जाता है। ये तो नदी के पूरे इकोसिस्टम के लिए एक शॉक जैसा होगा। बिल्कुल। कुछ जगहों पर ये नदी को दोबारा जिंदा कर सकता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये तबाही भी ला सकता है। मतलब हम ठीक अंदाजा नहीं लगा सकते कि नतीजा क्या होगा। तो हर बांध हटाना एक बड़े पैमाने का प्राकृतिक प्रयोग बन जाता है। हाँ, बिल्कुल। और जलवायु परिवर्तन का असर तो और भी बड़े पैमाने पर हो रहा होगा, खासकर पिघलते ग्लेशियर और पिघलती परमाफ्रॉस्ट का। इसका बहुत बड़ा और खतरनाक असर है। ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र का स्तर बढ़ता है, लेकिन परमाफ्रॉस्ट, जो दुनिया की लगभग 1/4 जमीन पर है, हमेशा जमी रहने वाली जमीन, हाँ, जब वो पिघलती है तो उसमें हजारों सालों से जमा कार्बनिक पदार्थ सड़ने लगता है और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में चला जाता है। और ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को और तेज करती हैं। मतलब ये एक दुष्चक्र है। स्रोतों में इसे आग पर पेट्रोल डालना कहा गया है।
ये एक खतरनाक फीडबैक लूप है जिसे हमने शुरू कर दिया है। इस बातचीत में एक और जटिल मामला मेडागास्कर का है। वहां मिट्टी के बड़े पैमाने पर कटाव, जिसे लावाका कहते हैं, के लिए हमेशा जंगलों की कटाई को जिम्मेदार ठहराया जाता था। हाँ, लेकिन हाल की रिसर्च बताती है कि कहानी ज्यादा जटिल है। कैसे? जब वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट इमेज और भूकंपीय डेटा का एक साथ विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया कि ये कटाव वाली घाटियां उन इलाकों में बहुत ज्यादा हैं जहां अक्सर भूकंप आते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जंगलों की कटाई तो एक फैक्टर है ही, लेकिन जमीन के नीचे की टेक्टोनिक गतिविधि भी जमीन को अस्थिर कर रही है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में अक्सर कई ताकतें एक साथ काम कर रही होती हैं। इतनी सारी जटिलताएं, इतने सारे डेटा पॉइंट्स, वैज्ञानिक इन सभी बदलावों को ट्रैक कैसे करते हैं? इन सब अलग-अलग कहानियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाता है? यहीं पर GIS यानी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी काम आती है। GIS सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। क्या ये गूगल मैप्स का कोई सुपर हीरो वर्जन है? हाँ हाँ, गूगल मैप्स का सुपर हीरो वर्जन। ये काफी अच्छा तरीका है इसे समझने का। आप इसे परतों वाले एक स्मार्ट नक्शे की तरह सोच सकते हैं। मतलब एक डिजिटल प्याज की तरह, जिसकी हर परत में अलग जानकारी छिपी हो? डिजिटल प्याज, ये और भी बेहतर है, बिल्कुल। मान लीजिए सबसे नीचे वाली परत एक इलाके का नक्शा है। उसके ऊपर आप सड़कों की एक परत डाल सकते हैं, फिर नदियों की एक और परत, फिर उस इलाके की ऊंचाई की परत, और फिर मिट्टी के प्रकार की परत, और फिर जनसंख्या घनत्व की परत। बिल्कुल। और फिर आप इन सारी परतों का एक दूसरे से विश्लेषण कर सकते हैं। यही इसकी असली ताकत है। GIS वैज्ञानिकों को इन सभी डेटा सेट्स को एक दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच के रिश्ते को समझने की इजाजत देता है। जैसे बारिश के पैटर्न वाली परत को भूस्खलन वाले इलाकों की परत पर रखकर देखना कि क्या कोई कनेक्शन है। एग्जैक्टली। ये भविष्य का मॉडल बनाने के लिए एक जरूरी टूल बन गया है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी की सतह कोई शांत स्थिर जगह नहीं है। ये टेक्टोनिक्स जैसी अंदरूनी ताकतों और जलवायु जैसी बाहरी ताकतों के बीच एक लगातार चलने वाले नृत्य का नतीजा है। और ये प्रक्रियाएं आपस में इतनी गहराई से जुड़ी हैं कि एक में हुआ छोटा सा बदलाव भी पूरे सिस्टम में लहरें पैदा कर देता है। और इन्हीं से वो खूबसूरत और जटिल बायोम बनते हैं जहां जीवन पनपता है। लेकिन अब मानवीय गतिविधियां उस नृत्य की गति और लय को अभूतपूर्व रूप से बदल रही हैं। हम अब सिर्फ दर्शक नहीं है बल्कि उस नृत्य के मुख्य कोरियोग्राफर बन गए हैं, अक्सर ये समझे बिना कि हमारे एक कदम का पूरे स्टेज पर क्या असर होगा। और GIS जैसे उपकरण हमें इन बदलावों को समझने में मदद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन साथ ही हमें ये भी दिखा रहे हैं कि हमारा ग्रह कितना नाजुक और आपस में जुड़ा हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक्स जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं लाखों सालों में सेंटीमीटर प्रति वर्ष की धीमी, स्थिर और अनुमानित गति से काम करती हैं। दूसरी ओर हमारी मानवीय गतिविधियां सिर्फ कुछ दशकों के भीतर वैश्विक प्रभाव डाल रही हैं। अगर हम वाकई एक भूवैज्ञानिक शक्ति बन गए हैं तो हम किस गति से काम कर रहे हैं, और हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी तेजी से किस तरह की दुनिया को आकार दे रहे हैं। Thank you for watching. Please like, subscribe, and press the bell icon.